हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ये वाला चैप्टर छोड़ा था, चैप्टर 22 इंट्रोडक्शन टू ट्रॉमा। ठीक है, हमने मैकेनिज्म और प्लस पेशेंट इज इक्वल टू इंजरी इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन अभी हमने थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाना है कि क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, और पेशेंट के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ डॉक्टर यू मस्ट हैव ऑल दीज थिंग्स इन द बैक ऑफ योर माइंड। ठीक है, दे विल हेल्प यू टू एसेस द पेशेंट क्विकली एंड टू रीच टू द डायग्नोसिस एंड टू गिव appropriate care to the patient within the critical time. ओके, तो अब सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर कि हमारे पास मैकेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के अंदर जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है, दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक आप दो तरह का ट्रॉमा हो सकता है, एक होता है ब्लंट ट्रॉमा, एक होता है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा कोई भी चीज़ आके ज़ोर से लगना, दैट इज़ अ जो कि ब्लंट अफेक्ट दे, दैट इज़ अ ब्लंट ट्रॉमा। और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा का मतलब है कोई भी पेनिट्रेटिंग चीज़ लगना जो कि आपके बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करे। फॉर एग्जांपल ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है, स्किन है, स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जाए। फॉर एग्जांपल गन शॉट हो गया, या फिर गन शॉट मीन्स बुलेट, वही बात हो गई। या फिर आपके पास कोई इस तरह का प्रोजेक्टाइल है जिसने कोई इस तरह की, या फिर आपके पास कोई जो है स्टैब वूंड है, स्टैब वूंड चाकू। ठीक है, चाकू भी स्किन को आके पेनिट्रेट करेगा ना, अंदर जाएगा। सो दीज आर द पेनिट्रेटिंग वूंड्स। ठीक है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। और ब्लंट ट्रॉमा वो होता है आपको कोई चीज़, किसी चीज़ ने ज़ोर से हिट किया, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ, किसी व्हीकल ने हिट किया ज़ोर से, ये सारी चीज़ें आती हैं ब्लंट ट्रॉमा के अंदर। ब्लंट ट्रॉमा वैसे तो मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, एक हमारे पास दो तरह, ब्लंट ट्रॉमा के अंदर ना हमारे पास दो तरह की इंजरी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लंट ट्रॉमा। ठीक है, ब्लंट में एक आपके पास होता है डायरेक्ट और एक आपके पास होता है इनडायरेक्ट इंजरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि एक पेशेंट है। ठीक है, अब एक इंजरी एक ये हुआ कि उसका जो है एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जांपल आरटीए का केस है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वहां पर जहां पे डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से फोर्स लगी है ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इंजरी। ठीक है, और इनडायरेक्ट ट्रॉमा क्या हुआ है कि उसकी वजह से, उसके जोर से हिट करने की वजह से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स के, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है किसी और जगह पे, जहाँ पे डायरेक्टली हिट नहीं हुआ लेकिन फोर्स किसी और जगह तक ट्रांसमिट हुई है और वो लगी है, दैट इज इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, एक पेशेंट आता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है कि कार एक्सीडेंट का पेशेंट है। ठीक है, वो बैठा हुआ था, कार ड्राइव कर रहा था, ड्यूरिंग ड्राइविंग उसका एक्सीडेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार किसी पोल में जाके हिट करती है या किसी और कार में जाके हिट करती है, तो अब एक डायरेक्ट मैकेनिज्म होगा। डायरेक्ट मैकेनिज्म क्या होगा कि उसका जो है डायरेक्ट जो होगा, क्या हो सकता है कि ट्रॉमा होगा नी जॉइंट पे। ठीक है, या फिर हमारे नी जॉइंट डैशबोर्ड पे जाके लगेगा। ठीक है, या फिर अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो हमारे पास हेड जाके विंडशील्ड पे जाके टकरा सकता है। ठीक है, इस तरह का। तो ये हमारे पास होगा डायरेक्ट ट्रॉमा, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके लग रहा है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास होता है इनडायरेक्ट ट्रॉमा। फॉर एग्जांपल उसकी एकदम से फोर्स लगती है, उसने सीट बेल्ट पहनी हुई है, एकदम से फोर्स लगती है उसके हिप जॉइंट के ऊपर और हिप जॉइंट फ्रैक्चर डिसलोकेट कर जाता है। तो क्योंकि डायरेक्टली जो चीज़ हिट की है, फोर्स यहाँ पर नहीं लगी लेकिन इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, दिस इज अ इनडायरेक्ट ट्रॉमा। ठीक है, तो हमें ब्लंट ट्रॉमा के अंदर एक डायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली प्रोड्यूस होता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी मोटी मोटी सी चीज़ें थी जो मैं बता रही हूँ ऊपर ऊपर से, ताकि आपको आसान हो। ठीक है, अब हमने अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा को डिवाइड करें, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा को हम बेसिकली दो में डिवाइड करते हैं। वही बात है कि हमारे पास पेनिट्रेटिंग में दो आते हैं। ठीक है, एक आपके पास वो आता है जो कि फायर आर्म से होता है, फायर आर्म वाला जिसमें बुलेट आ गई और दूसरी चीज़ें आ गई। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो शार्प ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइफ और स्टैब वूंड और समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं दो तरह के पेनिट्रेटिंग ट्रॉमास। ठीक है, तो हमें वही बात है कि हमने देखना है कि जब भी पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा का एक पेशेंट हमारे पास आएगा ना, तो हमने उसको देखना है कि उसकी जो है, मतलब उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है। ठीक है, दस व्हाट इज द साइज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ द, सॉरी आई एम सेइंग सब्जेक्ट, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने देखना है कि अब उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है और उसका साइज क्या है, उसकी शेप क्या है। ठीक है, लेंथ क्या है उसकी, सरफेस एरिया उसने कितना कवर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं इन द प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है। ठीक है, ये एक पेशेंट है। ठीक है,
अब ये हमारे पास आया है फॉर एग्जांपल स्टैब वुंड के साथ आया है, स्टैब वुंड इन द चेस्ट, ठीक है, चेस्ट में स्टैब वुंड लाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपने देखना है कि अच्छा अगर स्टैब वुंड है, फॉर एग्जांपल आप पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ठीक है, तो आप उसको जो अटेंडेंट आप उससे पूछ सकते हैं। अब अटेंडेंट आपको आके ये बोलता है कि हाँ देयर वाज अ स्टैब इन द वुंड बट आई पिक दैट अप, ठीक है, आपने उससे पूछना है कि अच्छा उसका उसका साइज कितना था, उसका सरफेस एरिया कितना था, उसकी लेंथ कितनी थी, फिर आपने उसकी वूंड को एग्जामिन करना है कि इसकी वूंड कितनी बड़ी है, ठीक है। देन यू शुड हैव अ रफ एस्टिमेट कि यार अगर यहाँ पे वूंड लगी है, अगर यहाँ पे उसको डैमेज हुआ है तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। देयर आर लंग्स इन द चेस्ट, देयर मे बी डायफ्राम इंजरी, देयर मे बी कार्डियक इंजरी, ठीक है, देयर मे बी मेजर वेसल्स पड़ी हुई हैं चेस्ट के अंदर, वो रिब फ्रैक्चर, रिब इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है, रिब के जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए कि यार व्हाट आर द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर साइट, जो कि अगर इस साइट पे इंजरी हुई है जो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है, ओके। तभी आप सोचेंगे ना, जब आपको पता नहीं होगी चीज़ तो फिर आप कैसे सोचेंगे पॉसिबिलिटी के दिस माइट इट माइट बी द पॉसिबिलिटी के पेशेंट को ये वाली चीज़ इंजरी हुई हो या ये वाली चीज़ उसकी डैमेज हुई हो, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं किसके ऊपर कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अब हम आते हैं पेनिट्रेटिंग इंजरी जो कि फायर आर्म्स वाली होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, इसको बैक से बुलेट आके हिट की है, ठीक है, यहाँ से कहीं इसकी बैक से हिट हुई है और यहाँ से ट्रैवल करते करते आगे फ्रंट से यहाँ से निकल गई है। अब हमने देखा इसकी एक होती है एंट्री वूंड, जहाँ से बुलेट अंदर जाती है, दैट इज कॉल्ड एंट्री वूंड। एक होती है एग्जिट वूंड, जहाँ से बुलेट बाहर निकलती है, एक होती है वो होती है एग्जिट वूंड। और इन दोनों वूंड्स के बीच में ना बुलेट पूरी कैविटी बनाती हुई जाती है। जो फायर आर्म होता है ना वो पूरी कैविटी बनाता है अंदर, ठीक है। तो ये जो कैविटी बनती है ना, ये हमारे पास जो होती है ये पूरा पाथ होता है जो वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो वो वी लुक फॉर द एंट्री वूंड एंड वी लुक फॉर द एग्जिट वूंड, ठीक है। जब भी उसका फायर आर्म के जो गन शॉट वगैरह के पेशेंट्स होते हैं तो हमने जो है वो देखना होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। देन वी हैव फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास आते हैं कुछ होते हैं ऑब्वियस। अब हम आते हैं पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर। पेशेंट फैक्टर्स में ऑब्वियस फैक्टर्स वो होते हैं जो सामने सामने हमें नजर आ रहे हैं कि हाँ ये इंजरी हुई है, ये चीज़ डैमेज है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे ब्रूज बना हुआ है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट है, ठीक है, अब एक स्क्रोटम मोटरसाइकिलिस्ट आता है आरटीए के बाद और उसके हमें स्क्रोटम के ऊपर एक ब्रूज मिल जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, पेल्विक फ्रैक्चर हुआ है, वहां से ब्लीड हो रही है, दैट इज वाई स्क्रोटम के ऊपर हमें एक नील का निशान पड़ा हुआ मिला है, ठीक है। अब दूसरी वही बात है कि अगर हमारे पास फिंगर शेप के ब्रूजेज हैं किसी चाइल्ड की नेक के ऊपर या फीमर के ऊपर, ठीक है, तो वही बात है नॉन एक्सीडेंटल इंजरी की तरफ ये सजेस्ट कर रहा है कि दैट माइट बी अ केस ऑफ चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ये ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे एक और चीज़ कि अगर एक ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जो कि मैं ये सारी कंडीशन इस वजह से आपके सामने रख रही हूँ ताकि आपका माइंड इस तरह से सोचे, क्योंकि ड्यूरिंग व्हेन वी हैव टू ट्रीट अ पेशेंट, अ ट्रॉमा पेशेंट, तो हमें बहुत वास्ट चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। हमें एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ऊपर हाई उस पर सोचना होता है कि यार क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और नॉन एक्सीडेंटल की भी पॉसिबिलिटी हमें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। मैकेनिज्म भी पूरा देखना है, फिर हमें उसको कोरिलेट करके चीज़ों को चलना है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट कंडीशन इस वजह से आपके सामने रख रही हूँ और बेली के अंदर भी ये सारी कंडीशन मेंशन है टू मेक थिंग्स ईजियर एंड टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ताकि जो MCQs हो पेपर के अंदर, जो बेस्ट चॉइस क्वेश्चन हो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो पिक करने में सूटेबल आंसर, ठीक है। अच्छा तो अब एक है कि एक ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट हुआ और पेशेंट ने लगाई हुई थी सीट बेल्ट, ठीक है। अब पेशेंट ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, अब जो सीट बेल्ट है उसके ऊपर पूरा सीट बेल्ट का मार्क बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वाज वी हैव द सेम पेशेंट, ठीक है, यही पेशेंट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कार एक्सीडेंट का पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है। अब हमने इसको जब अनकवर किया, थोड़ी देर पहले स्टेबल था, आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियस होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने जब इसको अब हमने फॉर एग्जाम्पल इसने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, हमने जब इसको अनकवर किया तो हमें इस तरह का ब्रूज मिला जो कि बिल्कुल सीट बेल्ट के अकॉर्डिंग था। तो सीट बेल्ट की तरह का ब्रूज हमें इस तरह से मिला इसके एब्डोमेन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि देयर माइट बी लेसरेशन, कोई ऑर्गन परफोरेशन हो सकती है एब्डोमेन के अंदर, लिवर लेसरेशन हो सकती है, स्प्लीन लेसरेट हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्रूज जो है वो प्रोमिनेंट हो गया है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्वियस फैक्टर्स जो हमें नजर आ रहे होते हैं सामने सामने। अब कुछ होते हैं हिडन फैक्टर्स, ठीक है। हिडन फैक्टर्स वही बात है, वही सारी चीज़ें हैं कि पेशेंट जो है फोर्स करने की कोशिश कर रहा होता है हिस्ट्री को, पेशेंट दैट माइट बी द पेशेंट या अटेंडेंट कोई भी, ठीक है। तो उसमें से हमें खुद देखना होता है कि जो है किस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा
अब क्या कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर हमें नॉन एक्सीडेंटल इंजरी के बारे में सोचना है? एक ऐसा फॉर एग्जांपल वही बात जो कि मैंने बता दी कि एक्सटर्नल साइंस आपके इंजरी के मैकेनिज्म से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि एक ऐसा बच्चा जो अभी चलता नहीं है और उसमें वो बच्चा आ जाए लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के साथ, ठीक है। इस पे भी आपके माइंड को शक होना चाहिए कि देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट the attendant is not telling me the complete history or there is something missing, okay। या इनकंसिस्टेंट है या अटेंडेंट बार बार हिस्ट्री चेंज कर रहा है या फिर जो है एग्रेसिव या अनयूजुअल सा बिहेवियर है पेशेंट का, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पेशेंट आपको लग रहा है, ठीक है। या फिर आपके पोस्टीरियर रिब फ्रैक्चर्स हैं, क्योंकि पोस्टीरियर रिब फ्रैक्चर ना यूजुअली इतना आरटी केसेस के अंदर इतनी आसानी से पोस्टीरियर रिब से इन्वॉल्व नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल कोई वायलेंस हो, कोई फिजिकल अब्यूज़ हो, इस तरह का, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, हमारे पास एक ट्रायड होता है कि हमने पेशेंट को किस तरह से देखना है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा में, ठीक है। रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा में होता है पेशेंट रिस्पॉन्स। अब जैसे ट्रॉमा का पेशेंट आता है ना, वो होता है ब्लीड किया हुआ अच्छा खासा, ठीक है। जब वो ब्लीडिंग के साथ आता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा ट्रायड है, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जनरल सर्जरी, ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। ये वाइवा में पूछेंगे, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये हर तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप इसका आंसर करें, ओके। तो लीनल ट्रायड में क्या होता है कि इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, हाइपोथर्मिया आता है, कोगुलोपैथी आती है, एसिडोसिस आता है। बेसिकली क्या होता है, एक पेशेंट है, ट्रॉमा का पेशेंट है, बहुत प्रोफ्यूजली ब्लीड कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, हाइपोथर्मिया होगा, ठीक है। अब कोगुलेशन फैक्टर्स को ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए कोगुलेशन सैस्केट को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। अब उनको वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो कोगुलोपैथी हो जाएगी, कोगुलेशन सैस्केट पूरी तरह से अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अब बेसिकली क्या होता है, ये पूरा एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बना लेता है, दैट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि जब ब्लीड हो रहा है ना, ब्लीडिंग हो रही है बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रहा है, ठीक है। ब्लड की जाहिर सी बात है, ब्लड कम है तो वाइटल ऑर्गन्स की परफ्यूजन डिक्रीज हो गई है। इस परफ्यूजन के डिक्रीज होने की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपके पास हो रहा है हाइपोथर्मिया, जैसा कि मैंने बता दिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्यों हो रहा है, क्योंकि मसल्स जो हैं दे आर नॉट जनरेटिंग द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हीट प्रोड्यूस करना मसल्स का काम है, ठीक है। तो वो हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो सेल्स शिफ्ट हो जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स इन द बैक ऑफ योर माइंड। जब आपको ये सारा मैकेनिज्म पता होगा ना किस तरह से पॉजिटिव फीडबैक लूप काम कर रहा है, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अब इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है कि बॉडी बनाने लगती है दो एंड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर एक आपके पास होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, ब्लड में लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है। दूसरा आपके पास होता है कीटोन बॉडीज, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है कीटोन बॉडीज के ऊपर। और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, आपका बॉडी के पीएच को डिक्रीज करती हैं और पेशेंट जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, इस तरफ आ जाता है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद वही हाइपोथर्मिया है, कोगुलोपैथी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है डिटोरिएटिंग फैक्टर्स हैं। ये ट्रायड है जिसके थ्रू हम एसेस करते हैं कि पेशेंट इज़ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स डेथ, और इस हमें हर हाल में इस ट्रायड को जो है वो बचाना होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब इसको हम किस तरह से बचाते हैं, हम हाइपोथर्मिया से पेशेंट को बचाते हैं, पेशेंट की बॉडी को कवर रखते हैं, उसका जो है ब्लड लॉस को रोकते हैं, उसकी बॉडी को कवर रखते हैं और उसकी आर्ली या फिर हाफ आर्ली उसकी असेसमेंट करते हैं, एबीजीज बार बार रिपीट कराते हैं फॉर पीएच और ब्लड गैसेज देखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा उसका बॉडी टेम्परेचर और वाइटल्स बार बार लेते हैं, उसके अलावा उसकी जो PTINR रिपीट कराते हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट को हम बिफोर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप इन चीज़ों से बचा सकें, ठीक है। क्योंकि बिकॉज दिस इज अ डेडली ट्रायल, इसमें से कोई एक भी चीज़ डेवलप हो गई ना, वो दूसरी चीज़ को पॉजिटिव फीडबैक लूप देके इंड्यूस करा देगी और फिर हम पेशेंट हमारे हाथ से निकलता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देन वी हैव मेडिकल रिस्पॉन्स। हाँ, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है मेडिकल रिस्पॉन्स। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, वन यू हैव इज अर्ली टोटल केयर और जो दूसरी है दैट इज़ डैमेज कंट्रोल सर्जरी, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, मैं भी आपको बता देती हूँ। मेनली सारी समझने वाली बात है, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेडिकल के अंदर ज़्यादा कुछ वर्ड ऐसे हैं मोस्टली जो कि अगर आप समझ लेना तो आपको उनका मतलब समझ में आ जाता है और वो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलते। Am I right or wrong? Okay, like this. We have ETC, early total care, and we have damage control surgery.
व्हाट इज अर्ली टोटल केयर, नाम बता रहे हैं अर्ली टोटल केयर, मतलब जल्दी कर देना, टोटल केयर कर देना पेशेंट की, पेशेंट को टोटल आप उसको जो है वो मैनेज कर दें, दिस इज अर्ली टोटल केयर। दूसरी कंडीशन है डैमेज कंट्रोल सर्जरी। डैमेज कंट्रोल सर्जरी ये बता रही है कि बेसिकली आप क्या करें, आप पेशेंट को पूरा ना करें, आप पेशेंट का सिर्फ उस वक्त वो डैमेज कंट्रोल करें जो वो डैमेज लेकर आ रहे हैं अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, उसकी ब्लीडिंग रोक दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसका ब्लड वॉल्यूम हेमरेजिक हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला गया है, आप उसको वॉल्यूम रेजिस्टेट कर दें या ब्लड रेजिस्टेट कर दें, ठीक है। ये सारी कंडीशंस होती हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी के अंदर। अब दोनों में, अब पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेकंड हिट एंड व्हाट इज फर्स्ट हिट। फर्स्ट हिट बेसिकली वो होती है एक दफ़ा जो पेशेंट हीमोडायनेमिकली इंस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है, जो उसको फिजियोलॉजिकली उसकी जो बॉडी के रिस्पॉन्सेज ऑल्टर होते हैं वो तब होते हैं जब उसे ट्रॉमा होता है, ठीक है। सारे जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम्स हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑल्टर होती हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज उसकी बॉडी के ऑल्टर होते हैं। दूसरे कब होते हैं, जब वो हम उसकी सर्जरी करते हैं। सेकेंड हिट उसे तब आती है जब हम उसकी, जब सर्जिकल ट्रॉमा जब हम उसे देते हैं तब आती है। इन सारी बॉडी में जो, इन सारी कंडीशन में बॉडी जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, ये है, ठीक है। तो अब हमने देखना है दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पेशेंट आता है, मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, अच्छा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। एक ऐसा पेशेंट आता है जो कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, हमने देख लिया उसके वाइटल स्टेबल है, उसका यूरिन आउटपुट ठीक है, उसका हमने एबीजीज करा के देख लिया, नो एसिडोसिस नॉर्मल, पीटीआईएनआर नॉर्मल है, वाइटल्स में टेम्परेचर आ गया और बाकी सारे वाइटल्स नॉर्मल है। और वो पेशेंट आ रहा है हमारे पास फ्रैक्चर, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर के साथ, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे इसको कोई एमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं चाहिए है ना, तो हम उसको वहीं पे अर्ली टोटल केयर कर देंगे। क्या करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें अभी उसकी फर्स्ट हिट ट्रॉमा उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं थी कि उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो, ठीक है। तो हम उस इस कंडीशन में क्या करेंगे, उसकी हम उसी वक्त उसकी सर्जरी का विद इन 24 to 36 आवर्स उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख के उन्हीं में उसकी सर्जरी करेंगे, सर्जरी प्लान करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम उसका फ्रैक्चर जो है वो मैनेज कर देंगे विद इंट्रामेड्यूलरी नेलिंग। फॉर एग्जांपल फीमोरल फ्रैक्चर है, ठीक है, तो हम उसकी फ्रैक्चर को उसी वक्त मैनेज कर देंगे विद इंट्रामेड्यूलरी नेलिंग, ठीक है, और साथ में उसका जो है इंटरनल फिक्सेशन कर देंगे, ठीक है। ये करने के लिए हमें एक और सर्जरी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बेटर थी तो हमने उसकी अर्ली टोटल केयर कर दी, और फिर हम उसे फर्दर उसमें असेसमेंट पे रखेंगे, ठीक है। फिर हम उसे फर्दर देखेंगे कि क्या कंडीशन है और पेशेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब आते हैं डैमेज कंट्रोल सर्जरी की तरफ। अब एक ऐसा पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में आया है, ठीक है, उसका हेड ट्रॉमा भी है, ठीक है, वो प्रोफ्यूजली ब्लीड भी कर रहा है और साथ में उस हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है, हाइपोथर्मिया में जा रहा है, टेम्परेचर उसका कम है, एसिडोसिस, वो ही इज प्रोन टू डेवलप एसिडोसिस, ठीक है, और साथ में वो आया है फीमर फ्रैक्चर के साथ। व्हाट डज योर माइंड से, व्हाट शुड बी डू फर्स्ट? एट फर्स्ट हमारा पहला पेशेंट की लाइफ सेविंग यहाँ पे फीमोरल फ्रैक्चर अगर हम उसे कर दें मैनेज तो वो नहीं है, बल्कि हमें उसको पहले कुछ और करना है जिसमें ब्लीडिंग कंट्रोल आता है और बाकी डैमेज कंट्रोल आता है, वो करना है टू हेल्प हिम थ्रू दिस ऑल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले उसकी डैमेज कंट्रोल सर्जरी करते हैं जिसके अंदर हम 5 चीज़ें करते हैं। रिजसिटेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, ब्लड लॉस, उसका वॉल्यूम लॉस हो गया उसको दोबारा से रिप्लेनिश करेंगे, हेमरेज हो रहा है वो कंट्रोल करेंगे, डिकम्प्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर टेंशन न्यूमोथोरिक्स हो जाता है, हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं, मैं बताऊँगी कैसे करते हैं, ठीक है। डिकंटामिनेट करते हैं, उसकी ओपन वूंड है, बहुत ज़्यादा डर्ट है, रोड पे गिरा है तो उसको डिकंटामिनेट करेंगे, फ्रैक्चर स्प्लिंटेज करेंगे, फिर लास्ट में उसका फ्रैक्चर जाके हम मैनेज करेंगे। लेकिन पहले उसकी लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो होंगे वो अगर हमने उसके फ्रैक्चर पहले ही हम उसका करने लग गए तो पेशेंट हैमरेज से मर जाएगा, ब्लीडिंग से मर जाएगा। क्या फ़ायदा हमारा उसका कि हम उसका फ्रैक्चर उसका पहले हम स्प्लिंटेज लगाने लग गए, ठीक है। तो हम क्या, हम फ्रैक्चर को भी देखेंगे, उसको ऐसे नहीं स्टेबलाइज नहीं करेंगे। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मेडुलरी फिक्सेशन, टेम्परेरी फिक्सेशन कर देंगे फ्रैक्चर की, टेम्परेरी स्टेबलाइज करेंगे फ्रैक्चर को, 3 से 4 दिन लेंगे पेशेंट को, उसकी कंडीशन को बेटर करेंगे, उसको रिजसिटेट करेंगे, उसके बाद हम उसकी फिर इंटरनल इंट्रामेडुलरी सॉरी दिस इज इंटरनल फिक्सेशन है एंड इंट्रामेडुलरी नेलिंग, सॉरी दिस इज एक्सटर्नल फिक्सेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फिक्सेशन करेंगे उसकी, और यहाँ पर हम उसकी डायरेक्ट इंटरनल फिक्सेशन कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर,
ठीक है, दिस वाज द मेन थिंग। अब अगर देखा जाए तो बेली के अंदर एक चार्ट भी बना हुआ है जो कि डिफ्रेंशिएट करा है दोनों को, डैमेज कंट्रोल सर्जरी को और अर्ली टोटल केयर को। ठीक है, वही सारी बातें हैं कि अगर हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, सीरम लैक्टेट, कोगुलोपैथी, ये सारे फैक्टर्स हुए हैं जो पेशेंट बता रहे हैं कि पेशेंट की पहले लाइफ सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर हम डैमेज कंट्रोल पे जाएंगे। लेकिन उसके अलावा एक ऐसा पेशेंट जो कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसका हाइपोक्सीमिया नहीं है, एबीजीज उसके नॉर्मल हैं, उसका सीरम लैक्टेट नॉर्मल है, कोगुलेशन नॉर्मल है, वाइटल्स नॉर्मल है, तो फिर हम उसके डायरेक्ट अर्ली टोटल केयर के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद वही बात है कि हमने मैनेज कर लिया, हमने देख लिया कि जो है उसको पेशेंट को हमने मैनेज कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसकी रिपीटेड इवैल्यूएशंस रखनी है कि कहीं पेशेंट ने खुदा न खासा दोबारा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप कर ली, कहीं कोई पेशेंट डिटोरिएट तो नहीं कर रहा, पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, उनको हमने देखना है और हमें उसका अर्ली आईसीयू के अंदर रख के पेशेंट को उसका हमें अर्ली वाइटल्स और एबीजीज और सीरम लैक्टेट ये सब, ताकि ये सब चीज़ें फॉलो अप पे रखनी होती हैं, सॉरी ये सब चीज़ें रिपीट करानी होती हैं। ठीक है, अर्ली या हाफ अर्ली रिपीट कराते हैं और देखते हैं कि कहीं पेशेंट ये लीदल ट्रायल खुदा न खास्ता न डेवलप कर ले। ठीक है, उसके बाद फिर हम जब वो बेटर हो जाता है तो फिर हम उसको जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। So this was the end of the chapter. I will be starting the next chapter about trauma inshallah taala soon. Allah Hafiz.